Namaste students. How are you friends? Hope all of you are doing well. Now, actually we are really worried about this COVID-19 and this lockdown, when our school will open, when our institute will open, and we are eagerly waiting for that. No problem, don't worry. Keep patience till the lockdown doesn't open. We'll go through the online classes and after that we'll meet very soon. बहुत ही जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं क्योंकि अब ये लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, हमारा स्कूल, हमारा इंस्टीट्यूट सब चालू होने वाला है, तो इसीलिए बहुत ही जल्दी हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो भी हमने इस ऑनलाइन सेशन में कंप्लीट किया है उसका रिवीजन करते रहना है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाएगा हमारे सिलेबस भी होंगे और उसको भी हमें कवर करना होगा, राइट। तो इसीलिए जो भी मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस में प्रोवाइड किया है उसको आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। जैसे चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका पूरा मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो भी ईच एंड एवरी टॉपिक मैंने कवर किया है विद न्यूमेरिकल्स। अगर उन दोनों चैप्टर्स में आपको अगर डाउट हैं तो उसके लिए मैं एक और अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। और जैसे ही हमारा इंस्टीट्यूट खुलेगा, हमारा स्कूल खुलेगा, वो दोनों चैप्टर्स का भी मैं एक समरी टाइप का, एक रिवीजन टाइप का लेक्चर लूँगा जो आप लोगों को बहुत ही इजी वे में पूरे चैप्टर समझ में आ जाएंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ये एलिमेंट्स डिस्कवर कैसे हुए और क्या ज़रूरत पड़ी उनको क्लासिफिकेशन करने की। देखिए मेन क्या होता है, जब आपके पास बहुत ही लिमिट मात्रा में कोई भी चीज़ होती है तो उसको आप इजीली कहीं भी आप पुट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैसे ही जब एलिमेंट्स डिस्कवर होना चालू हो गया था, बहुत सारे साइंटिस्ट ने खोज किया कि इतने एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो गए, इसको कैसे सजाया जाए, कैसे रखा जाए, कैसे लोगों को ये मतलब पता चलेगा कि इतने एलिमेंट्स हैं। इस तरह सबसे पहले लोगों ने ये डिस्कवर किया कि आखिर ये क्या एलिमेंट्स क्या है, कैसे आए। तो उन्होंने एक अपना पंच तत्व लिया। ये पूरी पृथ्वी में जितने भी तत्व, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो पंच तत्व से बने हैं। पंच तत्व मतलब 5 एलिमेंट्स, आइदर आवर बॉडी और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, 5 चीज़ों से मिलकर बने हुए। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रतन्य अधम शरीर, ऐसा एक कोटेशन है। तो ये 5 चीज़ें मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण करता है। अर्थ, फायर, क्लाउड्स, विंड एंड एयर, ये 5 चीज़ों का कंपोजिशन है हमारा बॉडी। जैसे आप कोई मेडिसिन लेते हो ना तो उसमें देखना कंपोजिशन लिखे रहते हैं कि ये कंपोजिशन फ्लोरीन इतना IP, ये फिर ये इतना, ये वो इतना, अल्कोहल इतना परसेंटेज वगैरह वगैरह, तो वो सारा कंपोजिशन। उसी तरह हमारा बॉडी है, ये 5 चीज़ों का कंपोजिशन। फिर धीरे धीरे बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। उन सारे एलिमेंट्स के लिए जैसे 1900 तक जो लगभग एलिमेंट्स थे वो 30 to 32 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो डॉब्रेनर साहब सबसे पहले आए और उन्होंने अपना लॉजिक लगाया। डॉब्रेनर साहब ने अपना लॉजिक लगाया, उन्होंने अपने लॉजिक से बताया कि किसी भी एलिमेंट्स को अगर हम उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब 3 एलिमेंट्स को हम लोग ग्रुप में लेंगे, तो उन्होंने क्या किया, लिथियम लिया, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। उस समय सिर्फ हमें एटॉमिक मास पता था, इसका 39 था और इसका 7 था। तो डॉब्रेनर ने कहा था किसी भी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की एटॉमिक मास का एवरेज होगा वो सेकेंड का एटॉमिक मास होगा। उन्होंने कहा था जैसे 7 + 39/2 = 46/2 = 23। तो ये सोडियम का एटॉमिक मास 23, उनका ये लॉजिक काम करेगा। इस ग्रुप के लिए काम किया, लेकिन बाकी जो 2 ग्रुप्स थे उन 2 ग्रुप्स में लिटिल बिट मोर आने लगा। जैसे किसी में 0.5 ज़्यादा आने लगा, किसी में 1 ज़्यादा आने लगा, तो उनकी थ्योरी फिर जो है फेल कर गई। इस ग्रुप के लिए उनकी थ्योरी एकदम परफेक्ट है। देखो जैसे ही कोई डिस्कवर होता है तो हर आदमी अपना अपना लॉजिक देता है कि इस वे में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो डेफिनेटली यहाँ पर ये वे फिट कर रहा है, तो ये रूल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट जैसे ही जब दूसरे ग्रुप्स या कॉलम्स में जाते हैं तो फिर उनका रूल, उनका लॉ फिर नहीं काम करता है। तो उन्होंने फिर अपना बस थ्योरी एक ग्रुप के लिए दिया और बाकी 2 ग्रुप्स में उनकी थ्योरी फिट कर दी। तो ये डॉब्रेनर साहब थे, इन्होंने अपना ट्रेड्स लॉ दिया, जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा
स्टैंडर्ड 10 में भी हमारा ये चैप्टर है, और स्टैंडर्ड 10 के लिए भी ये वीडियो समझ जाओ तो एक तरह से बेनिफिशियल है। अगर कोई 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, उसको भी थर्ड ये जो उनका चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स उन्होंने नहीं पढ़ा और उनको देखना है, तो देन दिस वीडियो विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर देम आल्सो। तो डॉबरेनर साहब ने कहा कि ट्रेड्स लॉ सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप के लिए, लेकिन उनको ऐसा लगा कि ऐसा लॉजिक अगर लगाएंगे तो काम कर सकता है। फर्स्ट ग्रुप में काम किया, सेकंड ग्रुप में 1 ज़्यादा हो गया, थर्ड ग्रुप में 1.5, किसी में 0.5, तो उनका लॉ फिर फेल कर गया। उसके बाद न्यूलैंड साहब, तो न्यूलैंड साहब जो है, देखो हर आदमी के अंदर में एक अपना टैलेंट होता है। कहने का मतलब देखिए, तुम हो, मैं हूँ, हर आदमी के अंदर में लॉजिकल थिंकिंग करने की एक प्रक्रिया होती है। जैसे मान लो अगर तुम्हें कुछ काम दिया जाए, उस काम को कैसे अंजाम तक पहुंचाना है। जैसे तुम्हें कोई वर्क असाइन किया गया है और उस वर्क को तुम्हें कंप्लीट करना है, तो तुम अपना लॉजिक लगाओगे। एक छोटा सा मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि एक बार बिल गेट्स आए थे इंडिया। उन्होंने IIT में जब कैंपस सिलेक्शन के लिए उनकी कंपनी आई तो खुद आए हुए थे। तो एक सबसे लेजी लड़का था IIT में, वो कुछ नहीं करना चाहता था, तो उसका सिलेक्शन किया उन्होंने कंपनी में। वो कुछ काम नहीं करना, मतलब समझ जाओ ना, अगर खाना खाने के बाद उसको पानी भी पीना है और बगल में रखा है उसका फ्रेंड बैठा तो थोड़ा एक गिलास पानी पीना चला, तो वो उसको हाथ में देता तब वो पानी पीता था, इतना लेजी था। तो बिल गेट्स साहब ने पूछा कि मतलब बिल गेट्स साहब को पूछा गया कि सर आप इसको क्यों ले जा रहे हैं, तो कोई काम का नहीं। हाँ, IIT टॉपर को ले जा रहे हैं तो मैं समझ में आता हूँ कि ये आपका काम का बंदा है, बट ये लेजीएस्ट बॉय को आप क्यों ले जा रहे हैं अमेरिका। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया था वहाँ पे। उन्होंने कहा था कि देखो, एक जो टैलेंटेड है वो तो डेफिनेटली हर तरह से वो अपना लॉजिकल, मतलब जो भी उसके पास वेज है, स्किल है, उस तरह से वो काम करेगा। लेकिन जो सबसे आलसी बंदा होता है, अगर उसको कोई काम असाइन करोगे तो वो इजीएस्ट वे ढूंढता है। इजीएस्ट वे मीन्स कि मतलब कोई बड़ा से बड़ा काम उसको कम समय में कैसे कर ले, इजी वे में कैसे कर ले, ताकि मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़े और मेरा काम हो जाए। तो बिल गेट्स साहब ने ये एक्सप्लेन किया था वहाँ पे, इसलिए मैं इसको ले जा रहा हूँ क्योंकि इसके पास बहुत सारे लॉजिक्स होंगे, आइडियाज होंगे कि बड़े बड़े काम को बैठे हुए पर कम समय में कैसे कर लिया। गॉट इट? मैं ये इसलिए आपको समझा रहा था क्योंकि न्यूलैंड साहब भी जो है उसी तरह से उन्होंने दिमाग लगाया कि डॉबरेनर ने कहा था कि 3-3 एलिमेंट्स को अरेंज करो, तो इसे उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में उनकी थ्योरी काम हुई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7 एलिमेंट्स को एक साथ लिया और 8वें एलिमेंट्स को डाउन से किया। मतलब जैसे उन्होंने हाइड्रोजन, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इस तरह से भी। उस समय में क्या था, इनर्ट गैस का इन्वेंशन नहीं था, इनर्ट गैस जो है इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो उन्होंने 7-7 एलिमेंट्स को लिया और इस प्रकार से उन्होंने सजा दिया। जितने 32 एलिमेंट जो भी डिस्कवर हुए थे उस समय तक उन्होंने डिस्क्राइब किया और उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को मैच किया। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को उन्होंने मैच किया, तो उन्होंने देखा कि भाई ये बंदा तो सही है। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह से उन्होंने अपना सजाना चालू किया। और इनर्ट गैस का इन्वेंशन नहीं हुआ था उस समय में, ये जो इनर्ट गैस थे इनका इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो उस समय तक उन्होंने देखा कि ये सारे लॉज, मतलब जो ग्रुप्स हैं उसमें उनकी थ्योरी मैच कर रही थी। न्यूलैंड साहब ने अपना ऑक्टेव सुना। जैसे देखना, तुम लोग अगर कभी भी हारमोनियम बजाते होगे या फिर कैसियो बजाते होगे तो उसमें देखना हर एक 7 कीज के बाद वही कीज रिपीट होता है। मतलब जैसे सारे गाँव पता नहीं, अगर कोई सीखता है, म्यूजिकल क्लास लेता है तो म्यूजिकल क्लास में सिखाया जाता है सा रे गा मा पा धा नी वापस सा, सा रे गा मा, 4 लेटर्स, सा रे गा मा पा धा नी सा, दैट्स 4 लेटर्स। तो फर्स्ट सा एंड लास्ट सा,
फर्स्ट और एथ सा, मतलब पहला सा मतलब 7 एलिमेंट्स के बाद जो है 8वां एलिमेंट्स वापस जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। मतलब उन्होंने कहा कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां एलिमेंट्स वापस इस तरह से, किस तरह से, जिस तरह से सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इन्होंने देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये वापस 8 दोनों में। तो इन्होंने देखा इस दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और एलिमेंट्स को अरेंज करके उन्होंने देखा काफ़ी हद तक वो आगे भी गए और इस लॉ में उनको सफलता भी मिली कि नहीं, कि जो 8वां एलिमेंट है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आ रही है, उसका नेचर भी सेम है, उसका लास्ट वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, सारे कुछ मतलब उस समय में क्लियर हुआ कंसेप्ट। लेकिन जब इनर्ट गैस का इन्वेंशन हुआ तो इनकी थ्योरी भी फेल हो गई, इनकी थ्योरी भी फेल हो गई। तब ऐसे इन्होंने अच्छा एफर्ट किया। देखो हर आदमी का एक छोटा छोटा प्रयास होता है। देखो डायरेक्टली तुम्हें मेंडलीव टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल नील बोर का नहीं समझाया जाता। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने एफर्ट किया है उसके बारे में जानना सीखो। ये चैप्टर हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये चैप्टर हमें सिखाती है कि जिन जिन लोगों ने जैसा भी प्रयास किया, भले उनकी थ्योरी फेल हुई, जो हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में देखा भी, बहुत सारे साइंटिस्ट की थ्योरी फेल हुई थी, जैसे जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल फेल हुआ, रदरफोर्ड का फेल हुआ, फिर नील बोर साहब आए। तो उसी तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स में भी बहुत सारे साइंटिस्ट की थ्योरी फेल हुई थी। तो जैसे न्यूलन साहब का फेल हुआ, उसके बाद 2 साइंटिस्ट आए, मेंडलीव साहब और मेंडलीव साहब के साथ आए थे मोसले साहब। दोनों ने मिलकर अपना एक अलग अलग तरीके से अपना एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करने का तरीका सिखाया था। मेंडलीव ने क्या किया था, उसने अपने हिसाब से कि उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, जो उस समय में एटॉमिक वेट लोग बोलता था, एटॉमिक मास नहीं बोलता था, लेकिन एटॉमिक मास के आधार पर उन्होंने एलिमेंट्स को समझा। उन्होंने क्या किया कि पहले एक एक एलिमेंट्स को, जैसे किसी का एटॉमिक मास 1 है, किसी का 2 है, 3 है, 4 है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट्स को रखा। तो जिससे उनको टोटल 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स मिले। टोटल 8 ग्रुप्स उन्होंने फॉर्मेशन किया कि फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप, 8th ग्रुप। ये टोटल 8 ग्रुप और 7 पीरियड का फॉर्मेशन उन्होंने किया। 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट वाला 7। तो टोटल 7 पीरियड उन्होंने भी कहा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये टोटल 8 ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7। इस ग्रुप का नाम उन्होंने दिया था 0 ग्रुप, ये ग्रुप। और धीरे धीरे उन्होंने, सिंस उस समय एलिमेंट्स का डिस्कवर हो गया था, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने जो खोज किया उसमें इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के आधार पर इन्होंने अरेंज किया कि भाई जिसका एटॉमिक मास जैसे बढ़ते जा रहा है। फिर धीरे धीरे उन्होंने याद किया न्यूलैंड्स के पीरियोडिक टेबल को। न्यूलैंड्स ने क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच करके उन्होंने ग्रुप बनाया था 8 एलिमेंट्स, मतलब हर एक 8वां एलिमेंट्स का जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम था। तो मेंडलीव को ऐसा लगा कि आई शुड यूज दिस फॉर्मूला। तो जैसे वो यूज करने लगे ये फॉर्मूला को, कि मतलब हर एक एलिमेंट्स का उन्होंने देखा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ रहे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ रहे, तो उन्होंने अरेंज कर दिया भाई फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन फिर उनको ऐसा बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसा मिला जो पहले रखा गया, लेकिन उसका एटॉमिक मास जो है, मतलब नेक्स्ट वाले का एटॉमिक मास जो है कम है और इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, लेकिन इसका इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहा है। तो उन्होंने फिर बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐसे, मतलब पहले तो उन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर रखा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उसके बाद उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर रखा कि नहीं सही है कि भाई भले एटॉमिक मास ज़्यादा हो, वो नेक्स्ट में रहेगा या कम रहेगा, नो प्रॉब्लम फॉर दैट, बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मैच होनी चाहिए। तो इस आधार पर मेंडलीव ने सारे एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किया। उन्होंने बस इतना ही पीरियड और इतने ही ग्रुप्स का एक टेबल बनाया, फिर 2-2 एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया था और उन्होंने सब ग्रुप बना दिया। मतलब इसको 1A 1B 2A 2B
मतलब इस तरह से उन्होंने यहाँ पर थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवेंथ ए सेवेंथ बी, और यहाँ पर इन्होंने 3 टेबल डाल दिए, इसको सिर्फ 8 ग्रुप कर दिए, 8 ग्रुप। और जैसे मतलब इसमें इन्होंने हाइड्रोजन ले लिया था, लिथियम लिया था, सोडियम लिया था, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, और यहीं पे उन्होंने कॉपर भी डाला। मतलब इस तरह से उन्होंने दोनों, मतलब फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, जो अभी भी आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो अगर पीरियोडिक जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है उसमें देखना टोटल 18 ग्रुप्स है, तो 18 ग्रुप्स में जो 11 और 12th ग्रुप है उसको फर्स्ट बी और सेकेंड बी कहा जाता है। तो उन्होंने अपने आधार से जितना भी उन्होंने दिया था, अभी भी उनको गॉडफादर कहा जाता है, वही मेन ब्रह्मा जी है पीरियोडिक टेबल के, क्योंकि उनके समय तक 62 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने पीरियोडिक टेबल में जगह भी छोड़ दी और उन्होंने बताया कि भविष्य में इतने एलिमेंट्स आएंगे, उनका स्पेस यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ, इसी स्पेस पे उस एलिमेंट्स को रखा जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे ही उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया और जिस तरह से सजाना उन्होंने शुरू किया, बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आई उनके पास, और उन्होंने अपना मन बनाना नहीं चाहिए, नहीं आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स। लेकिन मोस्टली ने क्या किया, क्योंकि दोनों ने साथ में शुरू किया था, तो मोस्टली ने एक ग्राफ बनाया और उन्होंने कहा देखो जिन लोगों का एलिमेंट्स है उन्होंने एक पिक वाला ग्राफ बनाया इस तरह से, और उन्होंने कहा ये सारे जो है अल्कली मेटल्स हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट वैलेंट पॉइंट, इस आधार पर उन्होंने ग्राफ के आधार पर उन्होंने मोस्टली ने भी सजाया। ये सब की थ्योरी फेल हो गई। फिर आया हमारे नील बोर साहब। नील बोर साहब ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। क्या बनाया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन उनके पीरियोडिक टेबल में भी कुछ ना कुछ कमी रह गई, जिसमें उन्होंने सब ग्रुप दिया, फिर एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंजमेंट किया, और लास्ट में आया लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखिए याद रखना, फाइनली नील बोर के बाद वही मोस्टली का था लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये अभी जो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल मिलता है वो पीरियोडिक टेबल का नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें टोटल ग्रुप्स जो है हमारे पास 18 है और पीरियड्स जो हैं वो 7 हैं, जिसमें ब्लॉक्स जो है वो 4 ब्लॉक्स है। कौन कौन से? S, P, D एंड F है। हर एलिमेंट्स का अलग अलग नाम दिया है, हर ग्रुप्स का। जैसे अगर बात करें तो अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप को कहा जाता है अल्कली मेटल्स, दूसरे सेकेंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इस दोनों को एस ब्लॉक कहा जाता है। डी ब्लॉक को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स भी उसको कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक को कहा जाता है। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और पी ब्लॉक में जो है मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है और मेटलॉइड्स भी है, मतलब तीनों का मिक्सचर है। इसको हम जो कहते हैं वो है हमारा पी ब्लॉक। तो याद रखना, बहुत चीजों के आधार पर ऐसे ही नहीं कोई भी साइंटिस्ट जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल तैयार कर दिया। इसके पीछे काफी संघर्ष चला था, बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना लॉ दिया और साइंटिस्ट ने लॉ देने के बाद फिर किस आधार पर उन्होंने अरेंज किया वो सारा लॉ दिखाना पड़ता है। देखो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको कोई पूछे कि मतलब क्या ऐसा क्या था कि ये सारे साइंटिस्ट, भाई सीधा सीधी पढ़ लेते लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्यों हम लोग बार बार मतलब वो सारे साइंटिस्ट का नाम पढ़ते हैं? जो डॉबरेनर से चालू हुआ था, डॉबरेनर का लॉ ऑफ ट्रेड्स पढ़ा था, न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा था, उसके बाद मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा हमने, फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल पढ़ा। ये सब क्या ज़रूरी है पढ़ने? एक ही बार हम लोग पढ़ लेते। तो अगर देख लो, अगर तुम एक बार में पढ़ लेते हो, एक बार में अगर से लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो उससे क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है?
जो साइंटिस्ट ने जो कुछ किया था उसका नाम नहीं आता है। डॉबरेनर का कोई नाम नहीं आ सकता। क्यों डॉबरेनर को आज भी पहले कह लो डॉबरेनर ट्रेड्स लॉ, क्योंकि उसने एक ग्रुप दिया था, एक छोटी सी प्रयास थी। हर एक लॉजिक का वैल्यू है। जो असफल होते हैं ऐसा मत सोचना कि जो अनसक्सेसफुल हो गए तो उनकी वैल्यू नहीं है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमेशा एक प्रेरणा देती है। हर एक चैप्टर से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये हमें प्रेरणा देती है कि जो लोग असफल भी होते हैं लेकिन उन्होंने प्रयास किया था, दे हैव डन सम एफर्ट, सो वी मस्ट नॉट फॉरगेट देम। सेम थिंग इन आवर लाइफ आल्सो, देयर आर मेनी पीपल्स who are making our lives, but what happens after getting a success? We forget them. We do not remember their names also. We should not. We should remember the peoples who are making us success. Either they have done little bit support only, कुछ ही हद तक उन्होंने हमारी मदद की थी, लेकिन आज भी हमें उन्हें याद रखना चाहिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताऊंगा उसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बताऊंगा, जिसमें एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ेंगे, किस तरह से घटेगा, शील्डिंग इफेक्ट का इफेक्ट क्या रहेगा, मतलब जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं। अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल कैसे आया था। एक छोटा सा वीडियो है जिस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि कोई भी साइंटिस्ट अपना लॉजिक यूज करके उन्होंने अपना लॉ दिया और उस लॉ के आधार पर पीरियोडिक टेबल को अरेंजमेंट किया। ठीक उसी प्रकार से हमारे लाइफ में भी बहुत सारी वर्क असाइन होते हैं, बहुत सारे काम मिलते हैं। जैसे अभी आप सोचो कि अगर आपको 11th में पढ़ना है, कौन सा टेबल किस तरह से आपको मतलब रिमेंबर करना है, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को किस तरह से लर्न करना है, बाकी सारी चीज़ें किस तरह से करना है, तो उस आधार पर हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कैसे पीरियोडिक टेबल आए, किस आधार पर साइंटिस्ट ने अरेंजमेंट किया, और जो मेन पीरियोडिक फंक्शंस है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक नंबर के ऊपर में आधार है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर ही पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। जैसे 1 से लेकर 118 एलिमेंट्स तक, जिसमें हर एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में बना गया, एस ऑर्बिटल, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल, आफ्टर द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उस आधार पर वो सारी चीजों को क्लासिफाई करके आज लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो आप पढ़ते हो, जो देखते हो, जो सुनते हो, दैट इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स नेम। Because what happens if we do not remember that why they are being classified into the S block, P block, D block और F block। अगर आपको कोई पूछेगा क्यों इसको S, P, D, F में क्यों बांटने की जरूरत पड़ी, क्योंकि आप सीधे सीधे कह सकते हो जिस एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में जाता है उसको S ब्लॉक में रख दिया, जिस एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जाता है उसे P ब्लॉक एलिमेंट, जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जाता है उसे D ब्लॉक एलिमेंट, जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में जाता है उसको F ब्लॉक एलिमेंट। इस आधार पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट करने के बाद। वैसे तो जनरली कहा जाता है पीरियोडिक टेबल हैज बीन अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर आर द पीरियोडिक फंक्शंस, बट स्टिल after getting the information about the atomic functions, then also you can compare so many rules and regulations for this whole periodic table that you can understand why they are arranged in this group, this block or whatsoever. We will go through each and every topic in this chapter. This was a short, brief descriptions about this chapter. I hope all of you have enjoyed about this chapter. In the next video, I will tell you about that how the atomic functions, periodic functions, what are the rules and regulations of atomic radius, electronegativity, electropositivity, and so many things. In the next video, I'll explain about it. That's all for today. I hope all of you have enjoyed this video. If you have enjoyed this video, then like the channel, subscribe the channel, and don't forget to share this channel with your friends so they can be also benefited. Thank you very much.